एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक महान राजा शासन करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उसके दरबार में एक व्यक्ति था जो अपनी चतुराई और हास्य से सभी को हैरान कर देता था। वह व्यक्ति था मुल्ला नसीरुद्दीन। राजा के मन में यह ख्याल आया कि वह नसीरुद्दीन को एक कठिन परीक्षा में डालें ताकि वह उसकी बुद्धिमानी का आकलन कर सके। राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। पहले दिन की परीक्षा। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हारा उत्तर अगर सही होगा तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे डर नहीं है। आप पूछिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। यदि मैं तुम्हें मेरे राज्य का सबसे खूबसूरत गहना दूं तो तुम उसे किसे दोगे? नसीरुद्दीन बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, महाराज, मैं आपके सबसे सुंदर गहने को आपके राज्य के गरीबों को दूंगा, क्योंकि सुंदरता उनकी आंखों में होती है जो उस गहने के बिना भी संतुष्ट हैं। राजा ने यह उत्तर सुनकर सिर झुका लिया। नसीरुद्दीन की चतुराई से वह प्रभावित हुए। उन्होंने कोई सजा नहीं दी, बल्कि उसे इनाम देने का सोचा। दूसरे दिन की परीक्षा। अगले दिन राजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, यदि तुम्हारे पास 3 रास्ते हों, एक रास्ता सोने से भरा हो, दूसरा रास्ता चांदी से और तीसरा रास्ता ज्ञान से, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, महाराज, मैं ज्ञान का रास्ता चुनूंगा। सोने और चांदी से क्या होगा? ये दोनों चीजें तो एक दिन मिट्टी में बदल जाएंगी, लेकिन ज्ञान हमेशा अमर रहता है। राजा को नसीरुद्दीन का उत्तर सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। वह सोचने लगे कि यह व्यक्ति सचमुच कितनी गहरी सोच रखता है। तीसरे दिन की परीक्षा। राजा ने सोचा कि वह नसीरुद्दीन को एक और कठिन परीक्षा में डालते हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन से पूछा, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम उसे कैसे सुलझाओगे? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो हमें उसे ठीक से समझना होगा। फिर समाधान खुद ब खुद सामने आ जाएगा। समस्या का हल दिमाग में नहीं, बल्कि दिल में होता है। राजा ने नसीरुद्दीन को यह सुनकर यह महसूस किया कि नसीरुद्दीन सचमुच एक गहरी सोच वाला और समझदार व्यक्ति है। उसे यह भी समझ में आया कि नसीरुद्दीन ने न केवल उसकी परीक्षा ली, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। चौथे दिन की परीक्षा। राजा ने सोचा कि अब नसीरुद्दीन को एक आखिरी परीक्षा देना चाहिए। उसने नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, तुम मुझे बताओ, यह संसार क्या है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह संसार एक बड़ा खेल है। हम सभी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ लोग इसे खेल मानते हैं, कुछ इसे संघर्ष और कुछ इसे सपने की तरह देखते हैं। लेकिन असल में यह सब एक यात्रा है, जहां हर कोई अपना रास्ता चुनता है। और जो रास्ता सही होता है, वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। राजा नसीरुद्दीन के इस उत्तर से अभिभूत हो गया। उसने सोचा, यह आदमी सचमुच महान है। उसकी बातों में इतनी गहराई है कि वह बिना कहे बहुत कुछ सिखा जाता है। मैंने जो सोचा था कि यह मेरी परीक्षा है, असल में यह नसीरुद्दीन की परीक्षा थी। अंत। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार का सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित सदस्य बना दिया। उसने नसीरुद्दीन को न केवल धन और उपहार दिए, बल्कि उसे एक उच्च पद पर भी नियुक्त किया। नसीरुद्दीन ने हमेशा राजा को सही मार्गदर्शन दिया और राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बुद्धिमानी सिर्फ सवालों के जवाब में नहीं,
बल्कि जीवन के हर पहलू में समझ और सच्चाई से होती है। नसीरुद्दीन की तरह अगर हम हर समस्या और चुनौती को समझदारी से देखें तो हम भी जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक मेला लगा हुआ था। मेले में बहुत सी चीजें बिक रही थीं, खिलौने, मिठाई, कपड़े और जानवर। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि इस बार वह कुछ मजेदार करेगा जिससे सभी को हंसी आए और उनकी चतुराई की चर्चा हो। बकरे की खरीद। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मेले में एक बकरा खरीदा। बकरा बड़ा ही मोटा तगड़ा और खूबसूरत था। उसे देखकर ही लोग आकर्षित हो जाते थे। नसीरुद्दीन ने बकरे को रस्सी से बांधकर अपने कंधे पर रख लिया और गांव की ओर चल पड़ा। जब लोग उसे रास्ते में बकरे को कंधे पर उठाए देखकर हंसने लगे तो किसी ने पूछा, अरे मुल्ला, बकरे को कंधे पर क्यों उठा रखा है? तुम उसे जमीन पर चलने क्यों नहीं देते? मुल्ला नसीरुद्दीन, अरे भाई, ये बकरा बड़ा खास है। इसे अगर जमीन पर चलने दूं तो ये भाग सकता है, इसलिए इसे कंधे पर उठाए चल रहा हूं। लोग यह सुनकर हंस पड़े और सोचा कि नसीरुद्दीन की हरकतों में जरूर कुछ चालाकी होगी। लोगों की चाल। रास्ते में 4 शरारती लड़के मिले। उन्होंने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। चारों ने मिलकर योजना बनाई कि बकरा चुरा लेंगे और मुल्ला को पता भी नहीं चलेगा। लड़कों ने धीरे धीरे बकरे की रस्सी को काटा और बिना मुल्ला के ध्यान में आए बकरा खोल लिया। इसके बाद एक एक करके वे अपने में से किसी की चप्पल या फटी जूती रस्सी में बांध देते। जब नसीरुद्दीन गांव पहुंचे तो उन्होंने कंधे से बकरे को नीचे उतारा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गए कि बकरे की जगह केवल पुरानी चप्पलें बंधी थीं। मुल्ला की चतुराई। नसीरुद्दीन को समझ में आ गया कि शरारती लड़कों ने उनके साथ मजाक किया है। वे नसीरुद्दीन को बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि अब उन्हें मजेदार सबक सिखाया जाएगा। अगले दिन नसीरुद्दीन ने गांव में घोषणा की कि उन्होंने एक खास जगह पर खजाना छुपा रखा है और जो भी उस जगह पहुंचेगा वह अमीर बन जाएगा। लोगों में खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग नसीरुद्दीन के बताए स्थान पर पहुंचने लगे। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वहां वही 4 लड़के खड़े थे जिन्होंने मुल्ला के बकरे को चुराया था। नसीरुद्दीन ने सबके ऐलान ऐलान किया, इन चारों को मैं अपने खजाने का रखवाला बना रहा हूं, क्योंकि इन्होंने मेरी चीज चुराई थी। अब इन पर गांव की नजर रखेगी ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत न कर सकें। सबक और अंत। गांव के सभी लोगों ने चारों लड़कों की खूब हंसी उड़ाई और उन चारों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने नसीरुद्दीन से माफी मांगी और वादा किया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। नसीरुद्दीन ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में यह सबक हमेशा के लिए बैठ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से चालाकी करना आसान नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से बड़ा मजाक भी एक सबक में बदल सकता है और हर किसी के साथ ईमानदारी और सच्चाई का व्यवहार करना ही सही होता है। कहानी 3। ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था और पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। लोग नई नई चीजें खरीद रहे थे, पकवान बना रहे थे और सभी तैयारी कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईद की खुशियां मनाने की योजना बना रहे थे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। उनके पुराने कपड़े काफी फटे हुए थे और उन्हें लगता था कि इस ईद पर अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। उन्होंने सोचा कि शायद वह अपने पुराने दोस्त से मदद मांग सकते हैं। नसीरुद्दीन का नई पोशाक पाने का प्रयास। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और बाजार जाकर नए कपड़े खरीदे।
उन्होंने नए कपड़े पहनकर बड़े ही गर्व के साथ ईद की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश किया। मस्जिद में सभी लोग नए नए कपड़े पहने हुए थे और मुल्ला नसीरुद्दीन भी खुशी खुशी नमाज में शामिल हो गए। जब नमाज खत्म हुई और सभी लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देने लगे तो लोगों का ध्यान मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़ों पर गया। एक आदमी ने कहा, मुल्ला साहब, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये नए कपड़े तो आपको बहुत जंच रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, ये कपड़े ही मुझे इस बार ईद पर खास महसूस करा रहे हैं। ईद के खाने की दावत। उसके बाद सभी गांव वाले ईद के खाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी दावत में बुलाया गया था। वहां लोगों ने स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। जैसे ही खाने का समय आया, सभी ने मुल्ला नसीरुद्दीन से खाने में शामिल होने का अनुरोध किया। लेकिन नसीरुद्दीन ने अपने कपड़ों को लेकर एक चतुर चाल चली। उन्होंने अपने नए कपड़े उतारे और पुराने कपड़े पहन लिए। फिर उन्होंने अपने नए कपड़े लेकर उन्हें खाने की थाली के सामने रखा और बोले, खाओ, मेरे कपड़े खाओ। लोगों ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, आप ये क्या कर रहे हैं? कपड़े कैसे खा सकते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैं यहाँ नए कपड़े पहनकर आया तो सभी ने मेरी तारीफ की और मुझे दावत में बुलाया। लगता है कि यहाँ खाने का निमंत्रण मुझे नहीं बल्कि मेरे कपड़ों को मिला है। लोग यह सुनकर हंस पड़े और समझ गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ भी था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी इंसान का असली मूल्य उसके कपड़ों या बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस मजेदार तरीके से यह बात समझाई कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन और एक बड़े राज्य के राजा के बीच गहरी दोस्ती थी। राजा को नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य भरी बातों का बहुत आनंद आता था। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। वह देखना चाहते थे कि नसीरुद्दीन कितने चतुर हैं और वह हर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और कुछ चुनौतियां देने का निर्णय लिया। पहली चुनौती, सबसे कठिन सवाल। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, बताओ, इस संसार में सबसे कठिन चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे कठिन चीज है अपने आप को समझना। लोग दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं परंतु स्वयं के बारे में नहीं जानते। जब इंसान खुद को समझने लगता है तभी वह सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन ने कितना गहरा उत्तर दिया। वह नसीरुद्दीन की इस बात से प्रभावित हुए और अगली चुनौती सोचने लगे। दूसरी चुनौती, सबसे बड़ा धन। इसके बाद राजा ने दूसरा सवाल किया, तो बताओ नसीरुद्दीन, सबसे बड़ा धन क्या है? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जो इंसान संतोषी है वह दुनिया के सभी खजानों से भी अधिक धनी है। जो हर चीज में संतोष करता है वह खुशी में भी धनी होता है। राजा ने महसूस किया कि नसीरुद्दीन की बातें जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर कर रही थीं। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ी ताकत। फिर राजा ने एक और सवाल किया, नसीरुद्दीन, यह बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या है? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी ताकत दया है। क्रोध और अहंकार से कोई जीत सकता है परंतु दया से हर दिल जीता जा सकता है। दया का बल अपार है। राजा ने इस उत्तर पर गहराई से विचार किया और नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।
चौथी चुनौती, सबसे बड़ा दोष। राजा ने फिर से प्रश्न किया, अब यह बताओ नसीरुद्दीन, इंसान का सबसे बड़ा दोष क्या है? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा दोष है अहंकार। जब इंसान अहंकारी हो जाता है तो वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और उसकी विनम्रता समाप्त हो जाती है। अहंकार से बड़ा कोई दोष नहीं है। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन के उत्तर न केवल सरल हैं, बल्कि जीवन की वास्तविक सच्चाइयों को दर्शाते हैं। अंतिम चुनौती, सच्चा नेतृत्व। राजा ने अंतिम सवाल पूछा, अच्छा नसीरुद्दीन, यह बताओ एक सच्चा राजा कौन होता है? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, सच्चा राजा वह है जो प्रजा के हित के लिए कार्य करता है, जो अपने सिंहासन के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए राज करता है, जो उनकी भलाई और उनके अधिकारों का ध्यान रखता है, वही सच्चा राजा है। राजा नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और उनके गहरे विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन, आज तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी किताब में नहीं बल्कि अनुभव और सच्चाई में है। मैं आज से तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी चतुराई और दयालुता हमारे राज्य के लिए अनमोल होगी। अंत। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा के सभी सवालों का अपने चतुर और गहरे विचारों से उत्तर देकर उसे प्रभावित किया। राजा ने नसीरुद्दीन को सम्मानित किया और अपने राज्य के मामलों में उनकी सलाह लेने का वादा किया। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्यबोध से न केवल राजा बल्कि पूरे दरबार ने बहुत कुछ सीखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता कठिन समय में सही दिशा दिखाती है और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर सरलता और समझ से दिया जा सकता है। कहानी 5। यह कहानी एक दिन की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घोड़े के साथ एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वे बहुत खुश थे क्योंकि उनका घोड़ा तेज दौड़ता था और वह अपनी यात्रा पूरी करने के लिए उत्साहित था। लेकिन एक दिन जब वे एक छोटे से बाजार से गुजर रहे थे, उनका घोड़ा अचानक रुक गया और उधर-उधर देखने लगा। नसीरुद्दीन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। वह सोचने लगे कि क्या घोड़ा बीमार है या फिर वह थक गया है। घोड़े का रहस्य। नसीरुद्दीन ने घोड़े को हिला डुलाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? घोड़ा चुप रहा। लेकिन नसीरुद्दीन को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने पास ही खड़े एक व्यापारी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे घोड़े को क्या हुआ है? व्यापारी ने घोड़े को देखा और कहा, मुल्ला, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा घोड़ा शायद तुम्हारे जैसे ही सोच रहा है। नसीरुद्दीन थोड़ा चौंके और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम घोड़े से ज्यादा उबाऊ यात्रा के बारे में सोच रहे हो। तुम सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दे रहे हो, जबकि घोड़ा अब अपने रास्ते के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है। वह सोच रहा है कि क्यों तुम उसे इतनी जल्दी दौड़ने को कह रहे हो। उसने खुदा से यह सवाल पूछा है, क्या यही हमारी मंजिल है? नसीरुद्दीन अब समझ गए। वे हंसते हुए बोले, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मेरा घोड़ा भी मुझसे ज्यादा समझदार है? व्यापारी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ शायद। तुम तो बस दौड़ने की सोचते हो, जबकि वह अपने रास्ते और उसके अनुभवों पर ध्यान दे रहा है। घोड़े से संवाद। नसीरुद्दीन ने फिर घोड़े के पास जाकर कहा, अच्छा, अगर तुम इतना समझदार हो तो हमें यह बताओ कि हमें कितनी देर और चलना है। घोड़ा फिर से चुप रहा, लेकिन नसीरुद्दीन ने देखा कि वह अब शांत था और उसकी आंखों में कुछ था जो पहले नहीं था। घोड़ा अब न केवल आराम से खड़ा था, बल्कि उसने सिर घुमाकर नसीरुद्दीन को घूरा, जैसे वह कह रहा हो, तुम ही मेरे मालिक हो, तो अब क्या निर्णय लेते हो? फैसला।
नसीरुद्दीन को घोड़े की चुप्पी और उसकी समझदारी से एक नई बात समझ में आई। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें भी कभी कभी अपनी मंजिल की चिंता छोड़कर अपने रास्ते का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना सही था। कभी कभी हमें सिर्फ दौड़ने की बजाय रुककर सोचने का समय भी निकालना चाहिए। व्यापारी हंसा और कहा, सच कह रहे हो मुला। कभी कभी हमें अपने साथ साथ अपने घोड़े के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। अंत नसीरुद्दीन ने फिर अपने घोड़े को कहा, ठीक है, हम अब थोड़ी देर आराम करेंगे। जब तुम तैयार हो हम फिर से चलेंगे। घोड़ा फिर से चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह नसीरुद्दीन के फैसले से संतुष्ट था। इसके बाद नसीरुद्दीन और उनका घोड़ा फिर से यात्रा पर निकले, लेकिन इस बार नसीरुद्दीन ने घोड़े के आराम और उसकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपनी मंजिल की दौड़ से बाहर निकलकर अपने रास्ते का आनंद लेना चाहिए। और जब हमें अपनी यात्रा के दौरान रुकने की जरूरत हो तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने साथी, चाहे वह घोड़ा हो या कोई और, के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। कहानी 6। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां का राजा काफी घमंडी और मूर्ख था। राजा खुद को सबसे बुद्धिमान मानता था और हमेशा अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा पीटता रहता था। लेकिन असल में वह काफी मूर्ख था और अक्सर बेवकूफी भरे निर्णय लेता था। राज्य के लोग उसकी मूर्खता से परेशान रहते थे, लेकिन डर के कारण उसे कुछ कह नहीं पाते थे। मुल्ला का दरबार में आगमन। राजा को जब मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पता चला तो उसने मुल्ला को दरबार में बुलवाया। मुल्ला की चतुराई और हास्य भरे किस्सों को सुनकर राजा ने सोचा कि वह उसे मूर्ख साबित करके अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करेगा। राजा का पहला सवाल। राजा ने मुस्कराते हुए मुल्ला से पूछा, नसीरुद्दीन बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? मुल्ला ने बिना हिचके जवाब दिया, महाराज, जितने बाल आपकी दाढ़ी में हैं, उतने ही तारे भी हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? मुल्ला ने कहा, आप अपने बाल गिन लीजिए, मैं तारे गिनने का काम कर लूंगा। राजा की आंखें फटी रह गईं, लेकिन वह चुप हो गया। दरबारियों ने मुल्ला की हाजिर जवाबी पर मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। दूसरा सवाल। राजा ने सोचा कि वह मुल्ला को एक कठिन प्रश्न से हराएगा। उसने पूछा, मुल्ला बताओ, मेरी टोपी की कीमत क्या होगी? मुल्ला ने एक क्षण सोचा और जवाब दिया, महाराज, यह सवाल तो बड़ा आसान है। यह टोपी अनमोल है, क्योंकि इतनी मूर्खता और घमंड को एक टोपी में समेटना आसान नहीं है। यह सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मुल्ला उससे ज्यादा समझदार है। तीसरा सवाल। राजा ने अपनी मूर्खता में मुल्ला को एक और बेवकूफाना सवाल पूछा, मुल्ला, क्या तुम बता सकते हो कि इस राज्य का सबसे बेवकूफ व्यक्ति कौन है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो वही है जो बिना सोचे समझे अपनी तारीफों के ढोल पीटता है और लोगों से बिना मतलब के सवाल पूछता है। राजा को एहसास हो गया कि मुल्ला ने उसे ही मूर्ख साबित कर दिया है। पर अपनी हार मानने के बजाय उसने सोचा कि मुल्ला से एक और सवाल पूछा जाए ताकि उसकी समझ को चुनौती दी जा सके। राजा का अंतिम सवाल। राजा ने कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो बताओ कि मैं तुमसे और क्या सीख सकता हूँ? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी सीख यह है कि अपनी मूर्खता को समझना और उसे स्वीकार करना भी एक बुद्धिमानी है। जो इसे मान लेता है वह सच्चा राजा कहलाने के योग्य होता है। राजा ने कुछ पल चुपचाप सोचा और फिर उसकी समझ में आ गया कि मुल्ला सही कह रहे हैं।
उस दिन के बाद राजा ने अपनी मूर्खता को समझा और अपनी आदतों में सुधार लाने की ठानी। अंत। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा को उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार का आईना दिखाया और उसकी सोच में बदलाव लाने में कामयाब हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी न केवल खुद को समझने में होती है, बल्कि दूसरों को समझाने में भी होती है। मुल्ला की हाजिर जवाबी और चतुराई ने एक मूर्ख राजा को आत्मचिंतन का रास्ता दिखा दिया। कहानी 7। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें नसीरुद्दीन और उनके गधे के बीच की समझ और हास्य देखने को मिलता है। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनका गधा। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। गधा उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था और मुल्ला के साथ हर जगह जाता था। लोग अक्सर मुल्ला से कहते कि वह गधे को बेच दें या उससे छुटकारा पा लें, लेकिन मुल्ला कहते, यह गधा मेरे सबसे बड़े दोस्तों में से एक है। यह मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा और मैं इसके बिना। एक दिन का वाकया। एक बार मुल्ला ने सोचा कि क्यों न अपने गधे को कुछ सिखाया जाए। उन्होंने गधे को बहुत मेहनत से सिखाया कि वह कैसे बिना बोले, बिना कोई आवाज किए उसके इशारों को समझे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गधा मुल्ला के इशारे और आदतों को समझने लगा। बाजार का सफर। फिर एक दिन मुल्ला ने गधे पर सामान लादा और उसे लेकर बाजार गए। वहां पहुंचने पर लोग नसीरुद्दीन का मजाक उड़ाने लगे, मुल्ला, तुम गधे के साथ हमेशा इतने ही खुश रहते हो। यह गधा भी तो तुम्हें एक दिन धोखा देगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह गधा मुझे कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैं इसे अपने दोस्त की तरह मानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। गधे का गुम हो जाना। अचानक बाजार में गधा गायब हो गया। मुल्ला ने इधर उधर देखा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। लोग हंसने लगे और बोले, देखा मुल्ला, तुम्हारा गधा भी तुम्हें छोड़कर चला गया। मुल्ला को चिंता हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने गधे को ढूंढने के लिए एक तरकीब सोची। वह बाजार के बीच खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओह, मेरे गधे ने मेरी सबसे गोपनीय बातें सुन ली हैं। अगर किसी ने इसे ढूंढा तो वह मेरी सारी राज की बातें जान जाएगा। यह सुनते ही लोग सतर्क हो गए। सबको नसीरुद्दीन की राज की बातों में दिलचस्पी हो गई। तभी अचानक गधा अपनी आवाज करते हुए खुद ही मुल्ला के पास आ गया, जैसे उसने मुल्ला का संकेत समझ लिया हो। लोगों का चकित होना। मुल्ला ने गधे को देखकर कहा, देखा, यह मेरा सच्चा साथी है। इसे मालूम है कि मेरे बिना इसके पास कोई राज नहीं है। लोग यह देखकर हैरान रह गए और मुल्ला की चतुराई की सराहना करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और चतुराई के साथ मुश्किल हालातों से भी निपटा जा सकता है। नसीरुद्दीन ने अपने गधे के जरिए लोगों को दिखा दिया कि दोस्ती और विश्वास हर चीज पर भारी पड़ता है। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में ईद का त्योहार आ रहा था और हर कोई अपने अपने लिए बकरा खरीद रहा था। नसीरुद्दीन भी एक बकरा खरीदने के लिए बाजार गए और वहां से एक मोटा ताजा बकरा खरीद लाए। गांव के कुछ शरारती लोगों ने देखा कि नसीरुद्दीन एक बकरा लेकर जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वे चालाकी से काम लें तो नसीरुद्दीन का बकरा हड़प सकते हैं। योजना और चालबाजी। उनमें से एक ने कहा, आओ, हम इस बकरे को उनसे छीनने के लिए एक तरकीब अपनाते हैं। उन चारों ने नसीरुद्दीन को अलग अलग जगहों पर रोकने का निर्णय किया और उसे भ्रमित करने का विचार बनाया। पहले आदमी ने नसीरुद्दीन को रास्ते में रोका और कहा, अरे नसीरुद्दीन, यह तुम क्या लेकर चल रहे हो? कुत्ता क्यों खरीद लिया?
नसीरुद्दीन हैरानी से बोले, कुत्ता? यह बकरा है, देख नहीं सकते क्या? उस आदमी ने कंधे उचकाकर कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। और वह चला गया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर दूसरा व्यक्ति मिला। उसने कहा, नसीरुद्दीन भाई, यह कुत्ता कहाँ से लाए हो? नसीरुद्दीन थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे तीसरा आदमी मिला और उसने भी कहा, अरे वाह, क्या खूब कुत्ता है, नसीरुद्दीन। अब नसीरुद्दीन सोच में पड़ गए। उन्होंने बकरे को गौर से देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे थोड़े घबरा गए। आखिरकार जब चौथे आदमी ने भी वही बात कही, नसीरुद्दीन, यह कुत्ता क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? तो नसीरुद्दीन को यकीन हो गया कि शायद यह सच में कुत्ता ही है, और उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास न करने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत बकरे की रस्सी खोली और उसे छोड़ दिया। असली बात का खुलासा। जैसे ही नसीरुद्दीन ने बकरे को छोड़ा, उन चारों शरारती लोगों ने दौड़कर उस बकरे को पकड़ लिया और खुशी खुशी अपने साथ ले गए। जब नसीरुद्दीन को थोड़ी देर बाद इस धोखे का एहसास हुआ, तो वे मुस्कुराए और बोले, वाह, तुम्हारी चालाकी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन एक दिन इस पर पछताओगे। नसीरुद्दीन की चतुराई। ईद का दिन आ गया और वे चारों लोग खुशी से अपने हिस्से का बकरा पकाकर खा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि नसीरुद्दीन उनके घर के सामने खड़े हैं और हंस रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, क्या हुआ नसीरुद्दीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नसीरुद्दीन बोले, मुझे बस देखना था कि मेरे कुत्ते का मांस कैसा लगा। देखो, एक कुत्ते को बकरा समझकर खा रहे हो। यह सुनते ही चारों लोगों के चेहरे उतर गए। वे डर गए कि कहीं यह सच में कुत्ता न हो। वे हक्के बक्के रह गए और घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने गलती से कुत्ते का मांस खा लिया है। नसीरुद्दीन ने अंत में ठहाका लगाया और बोले, अरे घबराओ मत, यह बकरा ही था। पर याद रखना, छल करना हमेशा खुद के लिए हानिकारक हो सकता है। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने से कभी लाभ नहीं होता। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी ने उन चारों को एक बड़ा सबक सिखाया कि चतुराई का जवाब चतुराई से ही दिया जा सकता है। कहानी 9। यह कहानी एक दिन की घटना पर आधारित है, जब नसीरुद्दीन और उनका बेटा एक साथ यात्रा पर निकले थे। नसीरुद्दीन के बेटे को अपने पिता के साथ रहने और उनकी चतुराई को देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यात्रा की शुरुआत। एक दिन नसीरुद्दीन और उनका बेटा गांव से बाहर एक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में नसीरुद्दीन का बेटा कई सवाल पूछता रहा। एक समय ऐसा आया जब वे दोनों जंगल में पहुंचे और रास्ता भूल गए। अब नसीरुद्दीन को चिंता होने लगी कि वे कैसे घर लौटेंगे। नसीरुद्दीन का बेटा, पापा, हमें क्या करना चाहिए? हम तो रास्ता भूल गए हैं। नसीरुद्दीन, बिल्कुल घबराओ मत। अगर हम सही दिशा में चलते रहे तो हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। रास्ता और पेड़ की कहानी। कुछ समय बाद वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे। नसीरुद्दीन ने सोचा कि अगर वे रास्ता ढूंढते रहें तो कहीं न कहीं सही रास्ता मिल ही जाएगा। तभी नसीरुद्दीन ने अपने बेटे से एक सवाल पूछा। नसीरुद्दीन, तुम जानते हो कि पेड़ कैसे बढ़ते हैं? बेटा, जी हाँ, पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उनकी जड़ें जमीन में होती हैं। नसीरुद्दीन, सच में? और जैसे पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। चाहे हम रास्ता भूल जाएं, लेकिन अगर हमारे पास मजबूत विचार और सही मार्गदर्शन है, तो हम हमेशा सही दिशा में जा सकते हैं।
बेटा नसीरुद्दीन के शब्दों से प्रभावित हुआ और उसे समझ में आने लगा कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए हमें अपने विश्वास और सोच पर भरोसा रखना चाहिए। बुरे समय में धैर्य। जब वे आगे बढ़े तो एक बुरी मुसीबत आई। एक अचानक तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। दोनों को तेज बारिश में और ठंडी हवाओं में शरण लेने की जगह चाहिए थी। नसीरुद्दीन और उनका बेटा एक पुराने घर में घुस गए। बेटा, पापा, हमें तो बहुत परेशानी हो रही है। यह सब बहुत डरावना है। नसीरुद्दीन, बिल्कुल बेटे, यह स्थिति मुश्किल जरूर है, लेकिन याद रखना, सबसे कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। तूफान हमेशा शांत हो जाते हैं और फिर सूरज भी चमकता है। कुछ समय बाद तूफान शांत हो गया। नसीरुद्दीन और उनका बेटा फिर से अपने रास्ते पर चलने लगे। इस समय बेटा पूरी तरह से समझ चुका था कि मुश्किलों में धैर्य रखना कितना जरूरी है। घर की ओर लौटना। कुछ घंटों बाद वे घर लौट आए। रास्ता अब साफ था और वे जल्दी ही अपने घर पहुंच गए। नसीरुद्दीन के बेटे ने देखा कि यात्रा भले ही कठिन थी, लेकिन इसने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने अपने पिता से सीखा कि जीवन की कठिनाइयों से जूझने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य जरूरी हैं। बेटा, पापा, आप हमेशा सही रास्ता ही चुनते हैं। अब मैं जानता हूं कि जीवन में हर समस्या का हल है, बस हमें सही सोच और धैर्य रखना चाहिए। नसीरुद्दीन, बिल्कुल बेटा, जीवन एक यात्रा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनने की कला सीखनी चाहिए। अंत। नसीरुद्दीन और उनके बेटे की यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ बन गई। नसीरुद्दीन ने न केवल उसे जीवन की सच्चाई सिखाई, बल्कि उसे यह भी बताया कि कोई भी कठिनाई अस्थायी होती है, और अगर हम सही मार्गदर्शन और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से ही हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कहानी 10। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनका बेटा। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। नसीरुद्दीन का बेटा छोटा था, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु था। वह अक्सर अपने पिता से सवाल करता और हर बात पर बहस करता। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बेटे को अच्छे संस्कार और ज्ञान देने की पूरी कोशिश करते थे। पहला सवाल, साहस। एक दिन बेटा नसीरुद्दीन से बोला, पापा, क्या आपको लगता है कि मैं भी एक दिन आपका जैसा बड़ा आदमी बन सकता हूँ? नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, बिल्कुल, तुम अगर अपने डर से लड़ने का साहस रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। बेटा थोड़ी देर सोचते हुए पूछा, लेकिन अगर मुझे डर लगे तो क्या करूं? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, अगर डर लगे तो उसे अपनी शक्ति समझो। डर हमें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल, ज्ञान। एक दिन बेटा अपने पिता से पूछ बैठा, पापा, आप इतने ज्ञानी कैसे बन गए? नसीरुद्दीन ने बेटे को अपनी गोदी में बिठाया और बोले, बेटा, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता। यह जीवन के अनुभवों से आता है। जितना अधिक तुम दुनिया को समझने की कोशिश करोगे, उतना अधिक ज्ञान तुम्हारे पास होगा। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला, तो क्या हमें हमेशा गलतियां करनी चाहिए? नसीरुद्दीन हंसे और कहा, नहीं बेटा, गलतियां करने से पहले तुम्हें सही रास्ता चुनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम गलती करते हो तो उसे सुधारने का अवसर मत गंवाना। यही सच्चा ज्ञान है। तीसरा सवाल, परिश्रम। एक दिन बेटा नसीरुद्दीन के पास गया और कहा, पापा,
आप हमेशा कहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन क्या मेहनत से सब कुछ मिल जाता है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मेहनत से तुम सब कुछ पा सकते हो, लेकिन मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी है। अगर तुम बिना दिशा के मेहनत करते रहोगे, तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे। मेहनत हमेशा लक्ष्य की ओर होनी चाहिए। बेटा कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं और फिर भी सफल न हो तो? नसीरुद्दीन ने बेटे को अपनी ओर खींचते हुए कहा, अगर तुम मेहनत के साथ सही मार्ग पर चलोगे, तो एक दिन सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। परंतु तुम्हें निरंतरता और धैर्य रखना होगा। चौथा सवाल, रिश्ते। एक दिन बेटा अपने पिता से एक गंभीर सवाल पूछ बैठा, पापा, आपने मेरी माँ से बहुत प्यार किया, तो क्या हमें भी अपने रिश्तों में वही प्यार दिखाना चाहिए? नसीरुद्दीन ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्तों में प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होता है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो, तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हर एक छोटी बात उसे महसूस कराती है। रिश्तों को संजीदगी से निभाना चाहिए। अंतिम सवाल, जीवन का उद्देश्य। एक दिन बेटा नसीरुद्दीन से एक बड़ा सवाल पूछता है, पापा, जीवन का उद्देश्य क्या है? नसीरुद्दीन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, जीवन का उद्देश्य अपने उद्देश्य को समझना है। यह उस सफर की तरह है जिसमें हमें अपनी क्षमताओं, इच्छाओं और रिश्तों को सही दिशा में लगाना होता है। जो लोग अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाते हैं, वही असल में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। बेटा इस उत्तर को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, पापा, क्या आप मुझे अपना उद्देश्य बताओगे? नसीरुद्दीन हंसे और बोले, मेरा उद्देश्य तुम्हें अच्छे संस्कार देना और तुम्हारे अंदर से वह क्षमताएं बाहर लाना है जो तुम्हें इस दुनिया में महान बना सकती हैं। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन अपने बेटे को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते रहे। वे हमेशा उसे यह समझाते थे कि ज्ञान, साहस, मेहनत, प्यार और उद्देश्य से भरा जीवन ही सबसे अच्छा जीवन होता है। बेटा धीरे धीरे अपने पिता से सीखने लगा और उसकी बातें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और सबसे अच्छा मार्गदर्शन परिवार से मिलता है। एक शाम जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए निकल रहा था, तो एक पुराना दोस्त उसके पास आ गया। 20 साल हो गए थे जब वे एक दूसरे से मिले थे। दोनों खुशी से पागल हो गए। नसरुद्दीन ने कहा, हमें मिले हुए बहुत साल हो गए हैं। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम थोड़ी देर आराम करो और अपने आप को तरोताजा करो, क्योंकि यात्रा लंबी और थकाऊ रही होगी। मैं जल्दी से कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ जिनसे मिलने का मैंने वादा किया है। अरे नहीं, दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारी संगति का एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम रास्ते में बातें कर सकते हैं, अगर तुम मुझे एक कोट उधार दो, क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हैं। अब नसरुद्दीन के पास राजा द्वारा भेंट किए गए महंगे कपड़ों का एक सेट था, जिसे उसने किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखा था। वे थे एक महंगा कोट, एक पगड़ी और एक जोड़ी जूते। उसने उन्हें कभी नहीं पहना था, लेकिन आज एक खास दिन था, और इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि उसके बचपन के दोस्त ने उन कपड़ों का इस्तेमाल किया। उसने जल्दी से उन्हें निकाला और अपने दोस्त को दे दिया। वह बहुत खुश था कि कपड़े सही समय पर काम आए। लेकिन जब मित्र राजसी वस्त्र पहने हुए आया, तो नसरुद्दीन को ईर्ष्या हुई। कपड़े बहुत सुंदर लग रहे थे और मित्र उनमें बहुत सुंदर लग रहा था। क्या उसने उसे ये कपड़े देकर कोई बुद्धिमानी का काम किया था? वह उसके सामने लगभग नौकर जैसा लग रहा था।
किसी आदमी के लिए यह देखना बहुत कठिन है कि कोई दूसरा उसके कपड़ों में अमीर और सुंदर दिख रहा है, जबकि वह उसके सामने भिखारी जैसा दिख रहा है। अगर वे कपड़े मित्र के होते तब भी मुश्किल होती, लेकिन यह तो और भी बुरा हुआ। नसरुद्दीन ने इस भावना पर काबू पाने के लिए खुद को जीवन के उच्च गुणों के बारे में बताया, जैसा कि सभी संयमी लोग करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कपड़े मेरे हैं या उसके? वह बहुत प्यारा दोस्त है और यही बात मायने रखती है। कपड़ों में क्या रखा है, इस तरह उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ईर्ष्या व्यर्थ है। लेकिन अफसोस की जो भी उनसे मिला, उसकी नजर दोस्त और उसके कपड़ों पर ही टिकी रही। दुनिया कपड़ों को देखती है, आदमी को नहीं। नसरुद्दीन की तरफ किसी ने नजर तक नहीं डाली, इसलिए अपनी तमाम पाखंडी बातों के बावजूद वह दर्द और तकलीफ से भर गया। आखिरकार वे पहले घर पहुंच गए। दरवाजा खुला और नसरुद्दीन का दोस्त बाहर आया, लेकिन उसकी नजर दोस्त के पहनावे की अमीरी पर पड़ी। नसरुद्दीन ने यह देखा और अपने दोस्त का परिचय देना शुरू किया। यह मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जहाँ तक उसके कपड़ों की बात है तो वह मेरे हैं। एक बेपरवाह पल में उसके मुंह से शब्द निकल गए और नसरुद्दीन को बहुत पछतावा हुआ। दोस्त उसके व्यवहार से हैरान था और घर के लोग भी। जब वे बाहर आए तो दोस्त ने उसे डांटा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। तुमने मेरा अपमान किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने कपड़ों में ही तुम्हारे साथ चला आता, भले ही वे गंदे थे, वे मेरे थे। कपड़ों की ओर इशारा करने की क्या जरूरत थी? नसरुद्दीन ने माफी मांगी, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कृपया मुझे माफ करें, यह ज़ुबान की फिसलन थी, उसने कहा। जुबान कभी नहीं फिसलती, यह हमेशा याद रखो। मन में जो चल रहा है वह जुबान पर आ ही जाता है। जो भीतर दबा है वह एक क्षण में बाहर आ जाता है, जैसे बंद केतली से भाप फूट पड़ती है। केतली का कोई दोष नहीं है। भाप भीतर इकट्ठी होती है और बाहर निकलना चाहती है। केतली फूट भी जाए तो भी उसे बाहर निकलना ही है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, दोस्त ने कहा। लेकिन अगले घर में सावधान रहना। नसरुद्दीन ने अपनी बात पर ध्यान देने का वादा किया और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उसने अपने दोस्त को कपड़े भी उपहार में दिए। उसने उससे कहा, अब से वे तुम्हारे हैं। वे अगले घर में पहुंचे। यहाँ भी घर का मुखिया और उसकी पत्नी दोस्त और उसके पहनावे को घूरे बिना नहीं रह सके। फिर से नसरुद्दीन के मन में आया, मैंने उसे तुरंत कपड़े दे दिए, यह कितनी मूर्खता है। मैं खुद को उनमें देखने की उम्मीद नहीं कर सकता। और जब मित्र का परिचय देने का समय आया तो नसरुद्दीन ने कहना शुरू किया, मेरे बचपन के मित्र से मिलिए, वह बहुत अच्छे इंसान हैं और जहाँ तक उनके कपड़ों का सवाल है वे उनके हैं, मेरे नहीं। फिर नसरुद्दीन फिसला। यह कहना कि कपड़े उसके नहीं थे संदेह पैदा करता है। दोस्त ने आगे बात करने से मना कर दिया। नसरुद्दीन ने उससे विनती की कि उसे बस एक और मौका दे दो, नहीं तो उसे सारी जिंदगी पश्चाताप सहना पड़ेगा। पहली गलती की वजह से यह गलती हुई है। उसने अपने दोस्त से विनती की, अपने बयान को कई कारणों से जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दबाने का मामला था। अब नसरुद्दीन तीसरे दोस्त के घर में इस कसम के साथ गया कि वह कपड़ों का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन अब तक कपड़ों ने उसके रोम रोम को अपने कब्जे में ले लिया था और सभी संयमी लोगों की तरह उसने भी बाहर निकलकर बहादुरी का दिखावा किया। दोस्त को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेचारे नसरुद्दीन के अंदर क्या चल रहा है। बाहर से तो वह ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह पागलपन की कगार पर था। वह जहां भी देखता उसे सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई देते।
यह देखकर वह गुस्से और दर्द से भर गया, लेकिन वह चाहे जितना भी कोशिश कर ले, इस भावना को दबा नहीं सका। इसलिए उसने अपने मन में अपना संकल्प दोहराना शुरू कर दिया, ताकि वह फिर से न फिसल जाए। मुझे कपड़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मुझे कपड़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और अब उसे एक बार फिर से अतिथि का परिचय देने के लिए बुलाया गया। बेचारे नसरुद्दीन ने अपने पूरे होश में कपड़ों को फैलाते हुए परिचय देना शुरू किया। यह मेरा दोस्त है। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और अब वह लंबे समय के बाद मुझसे मिलने आया है। और जहां तक उसके कपड़ों की बात है, तो मैंने कसम खा ली है कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि यह किसके हैं। दबा हुआ मन इसी तरह काम करता है। वह जिस चीज को दबाने की कोशिश करता है, उसी में उलझ जाता है। मन बीमार हो जाता है, जुनून पैदा हो जाता है। क्या यह आत्मसंयम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सालों से इसे इसी तरह परिभाषित किया जाता रहा है। आज भी जब कोई संयम का अभ्यास करना शुरू करता है, तो वह आत्मदमन से शुरू करता है। इसका नतीजा यह होता है कि जिस चीज को वह दबाने की कोशिश करता है, उसी के विकृत रूप उसके मन पर कब्जा कर लेते हैं। ओशो आरंभ की शुरुआत। कहानी 2। मैंने सुना है, एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन एक जंगल से गुजर रहा था। उसे एक खोपड़ी दिखी। हमेशा की तरह उत्सुकतावश उसने खोपड़ी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, सर? और वह चकित रह गया, क्योंकि खोपड़ी ने कहा, बात करने की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, सर। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने यह सुन लिया था, इसलिए वह राजा के दरबार में भागा। उसने वहां बताया कि मैंने एक चमत्कार देखा है। एक खोपड़ी, एक बोलने वाली खोपड़ी, हमारे गांव के पास जंगल में पड़ी है। राजा को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे भी उत्सुकता थी। पूरा दरबार उसके पीछे पीछे चला गया। वे जंगल में चले गए। नसरुद्दीन खोपड़ी के पास गया और फिर से वही सवाल पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं, सर? लेकिन खोपड़ी चुप रही। उसने बार बार पूछा, लेकिन खोपड़ी एकदम चुप रही। राजा ने कहा, मुझे पहले से पता था नसरुद्दीन कि तुम झूठे हो, लेकिन अब यह बहुत हो गया। तुमने ऐसा मजाक किया है कि तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। उसने अपने पहरेदार को आदेश दिया कि उसका सिर काटकर खोपड़ी के पास फेंक दिया जाए, ताकि चींटियां उसे खा सकें। जब सब चले गए, राजा और उसका दरबार, खोपड़ी फिर से बोलने लगी और उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं, सर? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, सर। और बातचीत ने ही मनुष्य को यहाँ तक पहुँचाया है। आज की स्थिति। लगातार बकबक करने वाला मन किसी भी तरह की खुशी की किसी भी संभावना को अनुमति नहीं देता, क्योंकि केवल एक शांत मन ही भीतर देख सकता है। केवल एक शांत मन ही उस मौन खुशी को सुन सकता है, जो हमेशा वहां उबलती रहती है। लेकिन यह इतना सूक्ष्म है कि मन के शोर के साथ आप इसे नहीं सुन सकते। नेकी करो और कुएं में डाल दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत बदकिस्मत समझते हैं, क्योंकि वे जो भी करते हैं वह गलत हो जाता है। और वे फिर से गलत न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि केंद्र को बदलना होगा। उनका दिमाग गलत तरीके से काम करता है। वे सोच सकते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे बुरा करेंगे। अपनी सारी अच्छी इच्छाओं के बावजूद वे मदद नहीं कर सकते, वे असहाय हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक संत के पास जाता था। वह कई कई दिनों तक उसके पास जाता था और संत चुप रहता था, वह कुछ भी नहीं बोलता था। तब मुल्ला नसरुद्दीन को कहना पड़ा, उसे पूछना पड़ा, मैं बार बार आपके पास आता रहा हूँ, इस इंतजार में कि आप कुछ कहेंगे, और आपने कुछ नहीं कहा। और जब तक आप नहीं कहते, मैं समझ नहीं सकता,
इसलिए बस मुझे मेरे जीवन के लिए एक संदेश, एक दिशा दे ताकि मैं उस दिशा में आगे बढ़ सकूं। इसलिए उस सूफी संत ने कहा, नेकी कर कुएं में दल, अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो। यह सबसे पुरानी सूफी कहावतों में से एक है। अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो, इसका मतलब है कि अच्छा करो और तुरंत उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि मैंने अच्छा किया है। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद की और फिर उसे कुएं में धकेल दिया। नेकी कर कुएं में दल, अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो। अगर तुम्हारा गलत केंद्र काम कर रहा है तो तुम जो भी करो। ओशो योग अल्फा और ओमेगा। कहानी 2। मुल्ला नसरुद्दीन और दो अन्य संत मक्का की तीर्थयात्रा पर गए थे। वे एक गांव से गुजर रहे थे। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण था। उनके पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, बस थोड़ा सा बचा था। उन्होंने हलवा नामक एक मिठाई खरीदी, लेकिन यह तीनों के लिए पर्याप्त नहीं थी और वे बहुत भूखे थे। क्या करें? और वे इसे बांटने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि तब यह किसी की भूख नहीं मिटा पाएगा। इसलिए हर कोई अपने बारे में शेखी बघारने लगा कि मैं अस्तित्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए मेरा जीवन बचाना होगा। पहले संत ने कहा, मैं इतने सालों से उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति मुझसे ज्यादा धार्मिक और पवित्र नहीं है। और भगवान चाहते हैं कि मैं बच जाऊं, इसलिए मुझे हलवा दिया जाना चाहिए। दूसरे संत ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत तपस्वी हो, लेकिन मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैंने अपना पूरा जीवन ज्ञान की सेवा में समर्पित कर दिया है। और दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो उपवास कर सकें। तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ उपवास कर सकते हो। तुम स्वर्ग में उपवास कर सकते हो। दुनिया को ज्ञान की जरूरत है। दुनिया इतनी अज्ञानी है कि वह मुझे अनदेखा नहीं कर सकती। हलवा मुझे देना ही होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह के आत्मसंयम का दावा नहीं कर सकता। मैं कोई महान ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका दावा भी नहीं कर सकता। मैं एक साधारण पापी हूँ और मैंने सुना है कि भगवान हमेशा पापियों पर दया करते हैं। हलवा मेरा है। वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंत में उन्होंने तय किया कि हम तीनों को हलवा खाए बिना ही सो जाना चाहिए और भगवान को खुद फैसला करने देना चाहिए। इसलिए भगवान ने जिसे सबसे अच्छा सपना दिया है, सुबह वही सपना निर्णायक होगा। सुबह संत ने कहा, अब कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे हलवा दे दो, क्योंकि सपने में मैंने भगवान के पैर चूमे थे। यही वह परम अनुभव है जिसकी कोई आशा कर सकता है। इससे बड़ा अनुभव और क्या हो सकता है? पंडित, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति हंसा और उसने कहा, यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे गले लगाया और चूमा। तुमने उनके पैर चूमे। उन्होंने मुझे चूमा और गले लगाया। हलवा कहाँ है? यह मेरा है। उन्होंने नसरुद्दीन की ओर देखा और पूछा, तुमने क्या सपना देखा? नसरुद्दीन ने कहा, मैं एक गरीब पापी हूँ। मेरा सपना बहुत साधारण था, बहुत साधारण, बताने लायक भी नहीं। लेकिन क्योंकि तुम आग्रह करते हो और क्योंकि हम सहमत हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी नींद में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? हलवा खाओ। तो मैंने खा लिया, क्योंकि मैं उनके आदेश को कैसे नकार सकता हूँ? अब कोई हलवा नहीं बचा है। कहानी 3। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक होटल में ठहरा हुआ था। घर से एक तार आया था और उसे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी। वह जल्दी से नीचे गया। लेकिन जब वह नीचे पहुंचा और अपने सामान को देखा तो छाता गायब था।
उसे फिर से कमरे में जाना पड़ा और जब तक वह 14वीं मंजिल पर पहुंचा तब तक कमरा किसी और को दे दिया गया था, एक नवविवाहित जोड़े को। हालांकि वह जल्दी में था और अगर वह वहां थोड़ी देर और रुका तो ट्रेन छूट सकती थी, लेकिन प्रलोभन बहुत बड़ा था। इसलिए उसने चाबी के छेद से झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। एक नवविवाहित जोड़ा, वे भी जल्दी में थे। वे पहले ही बहुत देर तक प्रतीक्षा कर चुके थे, विवाह समारोह और चर्च और मेहमान और वह सब, किसी तरह उन्होंने उन सभी से छुटकारा पा लिया था और वे बिस्तर पर नग्न पड़े थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे। और युवक महिला से कह रहा था, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। मैंने कभी इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी। ये आंखें किसकी हैं? औरत ने कहा, तुम्हें। तुम्हें और सिर्फ तुम्हें। और इसी तरह सूची बढ़ती गई। ये सुंदर हाथ, ये सुंदर स्तन, और यह और वह, यह चलता रहा और चलता रहा। और मुल्ला नीचे इंतजार कर रही ट्रेन और टैक्सी के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। लेकिन फिर अचानक उसे अपनी छतरी याद आ गई। जब सूची पूरी होने वाली थी तो उसने कहा, रुको। जब तुम पीली छतरी के पास आओगे तो वह मेरी होगी। लोग अनजाने में बहुत सी चीजें कर रहे हैं। अगर वे सचेत हो जाएं तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। कहानी 4। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक समझदार और मजाकिया आदमी रहा करते थे जिनका नाम था मुल्ला नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य प्रेरक बातें राज्य के हर कोने में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। राज्य के राजा भी उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कभी नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाने का साहस नहीं किया, क्योंकि राजा को डर था कि कहीं नसीरुद्दीन उनकी बुद्धिमानी पर हंसी न उड़ा दें। एक दिन राजा ने तय किया कि वह नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाकर उसकी चतुराई का परीक्षण करेंगे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाओ, हम देखना चाहते हैं कि उसकी बुद्धिमानी कितनी गहरी है। नसीरुद्दीन की दरबार में एंट्री। नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। वह मुस्कुराते हुए दरबार में आए और राजा के पास जाकर सलाम किया। राजा ने उन्हें सम्मान से बिठाया और फिर सवालों की झड़ी शुरू कर दी। राजा नसीरुद्दीन, मुझे बताओ, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी समझ है। अगर आपकी समझ सही है तो राज्य भी सही रहेगा। अगर आपकी समझ भ्रमित हो तो राज्य में संकट आ सकता है। राजा ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन फिर भी सोचने लगे कि क्या नसीरुद्दीन सचमुच इतने समझदार हैं या सिर्फ मजाक कर रहे हैं। दूसरा सवाल। राजा ने फिर एक और सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, राज्य में सबसे ताकतवर चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, राज्य में सबसे ताकतवर चीज जनता है। अगर जनता खुश है तो राज्य मजबूत है, और अगर जनता नाराज हो तो कोई भी ताकत राज्य को बचा नहीं सकती। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर नसीरुद्दीन की बातों को समझा। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी नसीरुद्दीन को परखने का मन बनाया। तीसरा सवाल। राजा ने फिर अपनी मुस्कान के साथ कहा, नसीरुद्दीन, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि राजा बनने के बाद सबसे कठिन काम क्या होता है? नसीरुद्दीन ने बिना झिझक के जवाब दिया, महाराज, राजा बनने के बाद सबसे कठिन काम अपने प्रजा की उम्मीदों पर खरा उतरना है। क्योंकि लोग आपके निर्णयों पर निर्भर रहते हैं और हर निर्णय आपको सबके भले के लिए लेना पड़ता है। राजा थोड़े चौंके, क्योंकि यह एक गहरी बात थी, लेकिन फिर भी वह नसीरुद्दीन को किसी और बात से परखना चाहते थे। चौथा सवाल। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, अगर मैं आपको यह कहूं कि आप राजा बन सकते हैं तो आप क्या करेंगे?
नसीरुद्दीन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे राजा बना देते हैं तो मैं सबसे पहले यही करूंगा कि राज्य के सारे सवालों का हल पूछने के लिए एक दरबार खोला जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। राजा ने यह सुनकर कहा, यह तो मजाक हो रहा है। क्या तुम समझते हो कि ऐसा करना ठीक होगा? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अगर राजा केवल अपनी इच्छा से राज्य चलाता है तो वह खुद को गलत दिशा में ले जा सकता है। अगर वह अपनी प्रजा की राय लेता है तो राज्य सही दिशा में जाएगा। नसीरुद्दीन की परीक्षा। राजा अब नसीरुद्दीन के उत्तरों से हैरान था, लेकिन उसे यह भी लगा कि नसीरुद्दीन से ज्यादा ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता। तभी राजा ने अंतिम सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, मुझे बताओ, राजा के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? नसीरुद्दीन चुपचाप सोचने लगे और फिर कहा, महाराज, राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संगत है। अगर राजा के पास अच्छे सलाहकार हैं तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। लेकिन अगर उसकी संगत सही नहीं है तो वह खुद को भी धोखा दे सकता है। राजा अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। उसने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में सबसे ऊंचा सम्मान दिया और कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो, नसीरुद्दीन। तुम्हारे उत्तर न केवल सही हैं, बल्कि वे जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा भी देते हैं। अंत। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल राजा को प्रभावित किया, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी सोचने के लिए मजबूर किया। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने राज्य का सबसे प्रिय सलाहकार बना लिया और राज्य में सुख शांति का राज कायम हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली शक्ति और ज्ञान सिर्फ किताबों या धन में नहीं, बल्कि लोगों की सोच, समझ और अच्छाई में छिपे होते हैं। नसीरुद्दीन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी प्रजा के भले के लिए सोचते हैं और हर समस्या का हल सही दृष्टिकोण से निकालते हैं। कहानी 5। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य का राजा बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। वह हमेशा अपनी शक्ति और संपत्ति के बारे में ही बात करता रहता था और सोचता था कि उसका राज्य सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। राजा को लगता था कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है और उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। राजा को यह एहसास हुआ कि उसे अपने राज्य में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि किसे अपनी सलाहकार के रूप में चुने। इसलिए उसने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया, जो अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध था, और उसे एक चुनौती दी। पहली चुनौती, जो सबसे बुद्धिमान है वह सामने आए। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन यह साबित करके दिखाओ कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, महाराज, जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं वह अक्सर सबसे कम समझदार होते हैं। लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूँ। राजा ने नसीरुद्दीन को एक कठिन सवाल पूछा, मुझे यह बताओ कि मेरे राज्य का सबसे अमीर आदमी कौन है? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, महाराज, सबसे अमीर आदमी वह है जो अपनी दरियादिली से लोगों के दिलों में जगह बनाता है। वह जो अपने धन से नहीं बल्कि अपनी अच्छाई से समृद्ध होता है। राजा यह सुनकर थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन फिर भी उसे यह उत्तर चतुराई से भरा हुआ लगा। दूसरी चुनौती, क्या तुम किसी को सजा दे सकते हो? राजा ने फिर नसीरुद्दीन से पूछा, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम किसी को सजा दे सकते हो जो राज्य के नियमों का उल्लंघन करता है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सजा देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ है। जो व्यक्ति अपनी गलती को समझकर सुधारता है, उसे सजा देने की आवश्यकता नहीं होती।
राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन सच कह रहा है, लेकिन फिर भी उसने नसीरुद्दीन से एक और सवाल पूछा। तीसरी चुनौती, क्या तुम मेरे राज्य को और बड़ा कर सकते हो? राजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरे राज्य को और बड़ा कर सकते हो? कैसे हम अपने राज्य को और शक्तिशाली बना सकते हैं? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, राज्य तभी शक्तिशाली बनता है जब इसके लोग खुश और संतुष्ट होते हैं। राज्य का आकार तब बड़ा होता है जब उसके लोग एकजुट होते हैं और अपने शासक पर विश्वास रखते हैं। राजा को यह उत्तर सुनकर कुछ विचार आया। वह नसीरुद्दीन की बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसने आखिरी बार एक सवाल किया। अंतिम सवाल, क्या तुम मेरी कुर्सी पर बैठ सकते हो? राजा ने आखिरी सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, तुम बहुत ही चतुर हो, क्या तुम मेरे सिंहासन पर बैठ सकते हो और मेरे स्थान पर राज्य चला सकते हो? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, सिंहासन पर बैठने का मतलब केवल सत्ता का स्वामी बनना नहीं है। यह जिम्मेदारी और दायित्व का प्रतीक है। अगर आप अपने लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करते, तो वह सिंहासन एक बोझ बन जाएगा। राजा यह सुनकर चौंक गया। नसीरुद्दीन की बातों ने उसे गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अपनी शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह अपने लोगों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचता था। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो और तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे अपने राज्य के बारे में नए तरीके से सोचना होगा। अंत राजा ने नसीरुद्दीन की सलाह मानी और राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। वह अब सिर्फ अपने राज्य की ताकत और धन के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उसने अपने लोगों की खुशहाली और उनकी भलाई को प्राथमिकता दी। नसीरुद्दीन को राज्य में एक महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में नहीं होती, बल्कि दूसरों के भले के लिए सोचना और उनके दिलों में जगह बनाना भी सच्ची विद्वता है। कहानी 6। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा और मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम हर जगह था। राजा अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान और सबसे समझदार व्यक्तियों को रखना चाहता था, ताकि वह राज्य को सही दिशा में चला सके। इसी कारण राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया। पहले दिन का सामना। राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और पूछा, नसीरुद्दीन, तुम बहुत चतुर और समझदार हो, लेकिन बताओ, तुम्हें सबसे अधिक क्या पसंद है, धन, सम्मान या शक्ति? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है समझदारी, क्योंकि समझदारी से इंसान धन, सम्मान और शक्ति सभी कुछ पा सकता है। राजा थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने नसीरुद्दीन की बात पर ध्यान दिया। वे नसीरुद्दीन को और चुनौती देने के लिए कुछ और सवाल पूछने लगे। राजा का अगला सवाल। कुछ दिन बाद राजा ने एक और सवाल पूछा। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और नसीरुद्दीन से पूछा, अगर मैं तुम्हें मेरे राज्य का सबसे अच्छा सलाहकार बना दूं, तो तुम सबसे पहले क्या बदलोगे? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर मुझे सबसे अच्छा सलाहकार बनाया जाए, तो मैं सबसे पहले आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब राजा खुश रहता है, तो पूरा राज्य खुश रहता है। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन वह चाहते थे कि नसीरुद्दीन अपनी चतुराई से कुछ और दिखाए। राजा का मुश्किल सवाल। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन को एक कठिन सवाल पूछा जाए, जिससे उसकी बुद्धिमानी का असली परीक्षण हो। उन्होंने दरबार में एक भारी सा बक्सा रखा और नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, इस बक्से में तुम्हारे लिए एक पुरस्कार रखा है, लेकिन यह बक्सा बंद है और इसका कोई कुंजी नहीं है। तुम इसे कैसे खोलोगे?
नसीरुद्दीन ने बक्से को देखा, उसे पलटकर और हिलाकर देखा, फिर उसने राजा की तरफ मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर बक्से में पुरस्कार रखा है तो मुझे यकीन है कि वह बाहर निकलने की राह खुद बनाएगा। मैं इसे धैर्य से खोलने की कोशिश करूंगा। राजा ने नसीरुद्दीन की बात सुनी और फिर बक्से को खोला। अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था, सही दिशा में धैर्य और सोच से काम लें और हर समस्या का समाधान मिल सकता है। राजा हंस पड़े और नसीरुद्दीन की समझदारी को सराहा। उन्होंने महसूस किया कि नसीरुद्दीन का दृष्टिकोण और सोच बहुत गहरी है। राज्य में बदला। राजा ने फिर नसीरुद्दीन से पूछा, अब बताओ, अगर तुम्हारे पास राज्य को बेहतर बनाने का मौका हो तो तुम क्या बदलाव लाओगे? नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, सबसे पहले मैं लोगों को यह सिखाऊंगा कि उनके पास जो कुछ भी है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हर आदमी अपने कर्तव्यों को समझे और पूरी निष्ठा से काम करे तो राज्य में कोई समस्या नहीं रहेगी। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों को गंभीरता से लिया और फिर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव लाने का निर्णय लिया। नसीरुद्दीन के विचारों से प्रेरित होकर राजा ने लोगों के बीच न्याय और समानता को बढ़ावा दिया और राज्य में विकास और शांति आई। अंत में कुछ सालों बाद राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सच में मेरे राज्य के सबसे बड़े सलाहकार हो। तुम्हारी सलाह ने हमारे राज्य को खुशहाल बना दिया है। नसीरुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, असल में राज्य की सफलता उन लोगों की सफलता होती है जो मेहनत और समझदारी से अपना काम करते हैं। मैं केवल एक साधारण इंसान हूँ जो थोड़ी सी बुद्धिमानी से रास्ता दिखा सकता है। राजा और नसीरुद्दीन के रिश्ते में एक गहरा आदर और विश्वास था। नसीरुद्दीन के चतुराई भरे उत्तरों और समझदारी से राजा ने न केवल अपनी सोच बदली बल्कि पूरे राज्य में शांति और समृद्धि भी स्थापित की। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही सोच, समझदारी और धैर्य से जीवन के किसी भी मुश्किल सवाल का हल निकाला जा सकता है। कभी कभी सही दिशा में छोटी सी चतुराई और बुद्धिमानी से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कहानी 7। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक शानदार घोड़ा बेच रहा है। घोड़ा बहुत सुंदर और ताकतवर दिख रहा था। बेचने वाले ने घोड़े की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, यह घोड़ा बेहद तेज, समझदार और शक्तिशाली है। इसे खरीदने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से घोड़े की कीमत पूछी। वह व्यक्ति बोला, यह घोड़ा 100 सोने के सिक्कों का है। मुल्ला ने घोड़े को ध्यान से देखा और तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया। घोड़े की सच्चाई। मुल्ला ने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे चढ़े, घोड़ा अचानक पीछे हट गया और उन्हें गिरा दिया। मुल्ला को चोट तो लगी, लेकिन उन्होंने शांत रहते हुए दोबारा कोशिश की। इस बार घोड़ा सीधा दौड़ पड़ा और मुल्ला को गांव के बाहर जंगल तक ले गया। वहां पहुंचकर घोड़ा अचानक रुक गया और हिनहिनाने लगा। मुल्ला समझ गए कि घोड़ा उतना आज्ञाकारी और समझदार नहीं है जितना बताया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया। वे घोड़े से नीचे उतरे और उसे प्यार से समझाने लगे। मुल्ला का तरीका। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन उस घोड़े को लेकर उसी बाजार में पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया, यह घोड़ा बिकाऊ है। यह बेहद खास है, सिर्फ 200 सोने के सिक्कों में। लोग हैरान हो गए। एक व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला, तुम इसे दोगुनी कीमत पर क्यों बेच रहे हो? यह तो बहुत उधम मचाने वाला घोड़ा लगता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह घोड़ा खास इसलिए है क्योंकि यह आपको जीवन के सभी उतार चढ़ाव सिखा देगा। इसे चलाने की कोशिश में आपका धैर्य बढ़ेगा, आपकी सहन शक्ति मजबूत होगी
और सबसे बड़ी बात, यह आपको गिरकर उठने का महत्व सिखाएगा। ऐसा घोड़ा मिलना मुश्किल है। नसीरुद्दीन की जीत। लोग मुल्ला की बातों पर हंसने लगे। वे समझ गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजाकिया अंदाज में अपनी बात कह दी। अंततः एक बुद्धिमान व्यक्ति ने घोड़े को खरीदा और कहा, घोड़ा तो अच्छा है, लेकिन आपकी बातों से मैंने और ज्यादा सीख ली। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या को धैर्य और चतुराई से हल किया जा सकता है। 2 असफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का महत्व है। 3 बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों को भी अवसर में बदला जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने खास अंदाज में लोगों को जीवन का एक अनमोल पाठ सिखा दिया। कहानी 8। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनका गधा। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। उनका गधा उनकी तरह ही मशहूर था, क्योंकि मुल्ला और गधे का साथ हमेशा मजेदार किस्सों का हिस्सा बनता था। बाजार जाने की तैयारी। मुल्ला ने सोचा कि इस बार वह गधे पर सवार होकर बाजार जाएंगे। उन्होंने गधे को अच्छे से सजाया और खुद भी पगड़ी पहनकर निकल पड़े। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, वहां लोगों ने उन्हें घेर लिया। पहला आदमी, मुल्ला, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बेचारे गधे पर इतना बोझ डाल दिया। मुल्ला ने सोचा कि यह आदमी सही कह रहा है। उन्होंने गधे से उतरकर उसे खुद चलने दिया और पैदल चलने लगे। दूसरा मोड़। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति ने उन्हें टोका। दूसरा आदमी, अरे मुल्ला, तुम कितने मूर्ख हो। गधा खाली चल रहा है और तुम पैदल चल रहे हो। क्या तुमने इसे सवारी के लिए नहीं रखा? मुल्ला ने सिर खुजाया और सोचा, यह बात भी सही है। वह गधे पर चढ़ गए और आगे बढ़े। तीसरा मोड़। कुछ दूर चलने के बाद एक और आदमी ने मजाक उड़ाया। तीसरा आदमी, वाह मुल्ला, तुम कितने निर्दयी हो। गधा बेचारा पहले से ही कमजोर है और तुम उसके ऊपर बैठकर उसे और थका रहे हो। मुल्ला फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि इस बार वह और गधा दोनों पैदल चलेंगे। चौथा मोड़। थोड़ी देर बाद चौथा आदमी जोर से हंसा। चौथा आदमी, मुल्ला, तुम दोनों कितने मूर्ख लग रहे हो। गधा खाली है और तुम भी पैदल चल रहे हो। आखिर गधे का क्या फायदा? मुल्ला ने सिर पकड़ लिया। अब उनके पास कोई समाधान नहीं बचा। उन्होंने सोचा, जो भी करूं, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। मजेदार अंत। अंत में मुल्ला ने गधे को अपने कंधों पर उठाया और बाजार में घूमने लगे। लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। मुल्ला बोले, अब तो सब खुश हो गए होंगे। अब यह तय है कि दुनिया को खुश करना असंभव है। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आप चाहे जो भी करें, हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं। इसलिए दूसरों की बातों पर कम और अपनी बुद्धि और समझदारी पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। कहानी 9। नसीरुद्दीन अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने गधे पर सवार होकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिले, जो तपस्वी थे और बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। नसीरुद्दीन ने सोचा, यह अच्छा मौका है, मुझे बाबा से कुछ मजेदार सवाल पूछने चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन और साधु बाबा का संवाद। नसीरुद्दीन, साधु बाबा, आप तो बहुत विद्वान हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। साधु बाबा, पूछो। मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नसीरुद्दीन, बाबा, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने गधे को बहुत ज्यादा प्यार करे तो क्या गधा उसे समझ सकता है?
साधु बाबा थोड़ी देर सोचने लगे और फिर गंभीरता से बोले, बिल्कुल, गधा समझ सकता है कि उसे प्यार दिया जा रहा है। यह समझने की क्षमता गधे में होती है। नसीरुद्दीन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपके पास गधा नहीं है, तभी आप यह कह रहे हैं। अगर आप गधे के साथ समय बिताते तो आप समझ पाते कि वह कभी प्यार को नहीं समझता, बल्कि बस खुद को घास और पानी के बदले में खुश पाता है। साधु बाबा हैरान रह गए और कुछ नहीं बोले। नसीरुद्दीन ने अपनी बातें खत्म की और अपनी यात्रा पर चल पड़े। लेकिन उन्होंने एक मजेदार विचार किया। अगर साधु बाबा को गधा समझाने का तरीका समझाना हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं अपने गधे के साथ कुछ और हंसी मजाक करूं। गधे को मजे में डालना। एक दिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि गधे से एक मजेदार खेल खेला जाए। उन्होंने अपने गधे को एक खास तरह से तैयार किया। गधे के गले में एक घंटी बांध दी और उस पर चटाई बिछा दी। फिर नसीरुद्दीन ने गधे के कानों में धीरे धीरे चिल्लाना शुरू किया, चलो गधा, अब हम राजा की तरह दिखेंगे। गधा गुस्से में आकर इधर उधर दौड़ने लगा। घंटी की आवाज भी सुनाई दे रही थी और नसीरुद्दीन हंसी में झूमते हुए गधे के साथ दौड़ते हुए खेतों के बीच में घूमने लगे। लोग रास्ते में यह देखकर हैरान हो गए कि नसीरुद्दीन गधे के साथ इतनी हंसी खुशी में चल रहे थे। अंत में बाद में नसीरुद्दीन और गधा गांव पहुंचे और सभी लोग नसीरुद्दीन से यह पूछने लगे कि आखिर उन्होंने गधे के साथ क्या किया। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, गधे के साथ मेरा संबंध तो कभी भी सीरियस नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम खुद को गधे की तरह नहीं देखेंगे तो हमारी जिंदगी में आनंद कहाँ होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नसीरुद्दीन ने न सिर्फ अपने गधे के साथ मजे किए, बल्कि हमें यह समझाया कि हर स्थिति में हास्य और आनंद ढूंढना हमारी सोच पर निर्भर करता है। जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि एक हल्के दिल से जीने का महत्व है।